दोस्तों नमस्कार। मैं बी मिश्रा पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा आसन्न निकट हैं। अपने कोचिंग संस्थान से भी 3 बच्चे क्वालिफाई किए थे प्रारंभिक परीक्षा में, और वो इस कोरोना में मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए आज हमने करंट अफेयर्स पर एक टॉपिक लाया है, जो टॉपिक भारत और चीन संबंध के ऊपर है। भारत और चीन के बीच जो राजनयिक संबंध हैं या इन दोनों देशों के बीच जो पारस्परिक संबंध हैं, इनके ऊपर प्रश्न पूछने की परंपरा रही है। आज इंटरनेशनल रिलेशन जो कि यूपीएससी का एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग जीएस का एक खंड है, लेकिन बिहार के सिलेबस में इंटरनेशनल रिलेशन जैसा कोई भी विशेषीकृत विषय शामिल नहीं है। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है और विभिन्न परीक्षाओं में इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो भारत और चीन, जिसे कि आप विश्व के दो बड़े एसिमेट्रिक देश कहते हैं। अब ये विश्व के जो दो बड़े ये जो एसिमेट्रिक देश हैं, भारत और चीन, अब इसके बीच जो संबंध है, इस संबंध की शुरुआत हम कहाँ से करें? तो मुझे ऐसा लगता है कि आज इस संबंध की शुरुआत हम नेपोलियन बोनापार्ट के एक कथन से करना चाहेंगे। जो कथन नेपोलियन बोनापार्ट ने चीन के प्रति व्यक्त किया था। नेपोलियन कहते हैं कि पूरब में जो दैत्य सोया है उसे सोने दो, यदि वह जगेगा तो भूचाल आएगा। नेपोलियन बोनापार्ट चीन के प्रति अपना ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और चीन को वे पूरब का दैत्य मान रहे हैं। अब इनके भी अपने एक अलग परिप्रेक्ष्य हैं। उन परिप्रेक्ष्य में हमें या आपको यहाँ नहीं जाना है। बस इस देश की प्रकृति को समझना है, इस देश के सोच और व्यवहार को जान और समझकर हम इनके दूसरे देश के साथ जो संबंध हैं, उन संबंधों को हम लोग सहज ही जान सकते हैं और उसके ऊपर एक धारणा कायम कर सकते हैं। तो देखिए कि अगर भारत और चीन के संबंध का अगर आप अध्ययन करें तो ये दोनों देश एक ऐसा देश है जो पड़ोसी भी हैं, पड़ोसी राष्ट्र हैं ये दोनों, और इन दोनों राष्ट्रों के बीच प्राचीन काल से
अपना एक द्वैत संबंध भी रहा है। यद्यपि प्राचीन काल में अगर भारत और चीन के संबंधों को अगर आप टटोलने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि प्राचीन काल से भारत और चीन के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ताल्लुकात थे। आपने सुना होगा, सिल्क मार्ग का नाम सुना होगा, जो सिल्क मार्ग एशिया को यूरोप से जोड़ने का कार्य करता था, जो एक स्थलीय व्यापारिक मार्ग था। इस स्थलीय व्यापारिक मार्ग से कैसे व्यापार होते थे और इस व्यापार में भारत किन रूपों में लाभ कमाते थे, तो प्राचीन काल से ही भारत और चीन के बीच संबंध रहे हैं। भारत और चीन के संबंध की विवेचना हम कई दृष्टिकोणों से कर सकते हैं। अगर आप 10 वर्षों के स्पेल में अगर आप इन दोनों देशों के रिश्ते को अगर आप रख दें तो 10 वर्ष के स्पेल के द्वारा भी हम इन दोनों राष्ट्रों के बीच के जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को हम लोग बखूबी जान और समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि 1949 ईस्वी में माओ सेतुंग के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई। 1927-28 ईस्वी के बाद चीन एक गृह युद्ध का शिकार हो गया। वहाँ का जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में चीन के भीतर आया था, तो चीन का जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वह चीन के भीतर अपनी गहरी जड़ें जमा नहीं सकी। हम देखते हैं कि वहाँ गृह युद्ध हुए और गृह युद्ध के बाद माओ सेतुंग ने वहाँ एक साम्यवादी सरकार का गठन कर लिया। और निश्चित रूप से ये जो चीन की जो ये साम्यवादी सरकार थी, कहीं न कहीं यह सरकार या इस सरकार के जो चितेरे थे वो बोल्शेविक विचारधारा से प्रेरित थे, बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे। ठीक जिस समय चीन में साम्यवादी सरकार की शुरुआत हुई, ठीक अगले ही वर्ष भारत में गणतंत्र की स्थापना हो गई। तो अगर आप मोटे तौर पर आप अगर कहें या मोटे तौर पर अगर आप यह समझने का प्रयास करें कि भारत और चीन दो ऐसे मैट्रिक देश हैं जिनका उदय या उत्थान एक साथ हुए हैं। अब देखिए कि ये दोनों देश एक साथ जो था विश्व के रंगमंच पर आया। दोनों के ऊपर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रभाव था। लेकिन यहां आप इस चीज को जानिए कि भारत और चीन के रिलेशन जो थे, अगर उनके सुदूर पृष्ठभूमि में अगर आप जाएं तो उनके सुदूर पृष्ठभूमि पर में अगर आप जाएंगे तो थोड़े से आपको इतिहास का यहां सहारा लेना पड़ेगा और आपको याद रखना पड़ेगा कि 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन जो भारत के वायसराय थे, उन्होंने तिब्बत के भीतर अपना एक मिशन भेजा था, जिस मिशन को हम लोग यंग हस्बैंड मिशन के नाम से जानते हैं। ये जो कर्जन का जो यंग हस्बैंड जो ये मिशन था, इस मिशन का मुख्य ध्येय था कि तिब्बत के व्यवस्था को एक सेटलमेंट देना या तिब्बत को एक सेटलमेंट देना इस मिशन का उद्देश्य था।
आपको मानना चाहिए कि 1906 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने चीन को तिब्बत का नियंत्रण दे दिया, यानी कि तिब्बत के ऊपर नियंत्रण करने के अधिकार चीन को सौंप दिए गए। हम देखते हैं, अगर आप आगे की बात देखें या आगे के घटनाक्रम को अगर आप देखें तो 1914 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ। यह 1914 का जो शिमला समझौता था, यह समझौता हेनरी मैकमोहन की अध्यक्षता में हुआ। और ये हेनरी मैकमोहन की अध्यक्षता में जो ये शिमला समझौता हुआ था, इस शिमला समझौता में तिब्बत को दो भागों में बांट दिए गए। तिब्बत को दो भागों में बांट दिए गए, एक को आंतरिक तिब्बत कहा गया और एक को बाह्य तिब्बत कहा गया। ये जो आंतरिक तिब्बत था, आंतरिक तिब्बत के ऊपर चीन के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया और बाह्य तिब्बत जो था, बाह्य तिब्बत को एक ऑटोनोमस उनको एक स्टेटस दे दिया गया, एक स्वतंत्र उनको स्टेटस दे दिया गया। और इनके बीच एक रेखा खींच दी गई, जिस रेखा को आप मैकमोहन रेखा कहते हैं। यानी कि किस तिब्बत के बीच? तो बाह्य तिब्बत और जो आंतरिक तिब्बत थे, उन्हीं के बीच में ये मैकमोहन रेखा को क्या किया गया? मैकमोहन रेखा को खींचा गया। ये रेखा एक्चुअली 1914 ईस्वी में इस रेखा की कल्पना की गई, लेकिन यह जो वास्तविक आकार जो लिया वह 1937-38 ईस्वी के बीच लिया। अब देखिए, तिब्बत का इस तरह का सेटअप है। भारत का तिब्बत के प्रति सोच जो था वो स्पष्ट था। आपको मालूम होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तिब्बत के स्टेटस को एक बफर स्टेट के रूप में वो रखना चाहते थे। उनकी ये दिली इच्छा थी कि चीन और भारत की सीमाएं जो हैं वो परस्पर न लगें, बल्कि उसके बीच जो ये जो तिब्बत है, तिब्बत बफर स्टेट के रूप में काम करता रहे। लेकिन फिर आप देखिएगा कि शिमला समझौता के बाद जो आंतरिक तिब्बत के भीतर चीन के अधिकार को जो स्वीकार कर लिया गया, तो वस्तुतः यह भारत के लिए एक सिरदर्द होने वाला था। तो आज़ादी से पहले तिब्बत जो था भारत और चीन के बीच का एक महत्वपूर्ण मसला था। अब देखिए, इसी वातावरण में भारत आज़ाद हुआ, चीन में भी साम्यवादी सरकार के गठन हुए। तो अब देखिए कि जब चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, तो आपको मालूम होना चाहिए कि चीन के साथ मित्रता की अहमियत को भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो बखूबी जानते थे और उनके भीतर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं था कि चीन के प्रति हमें किस तरह की नीति बनानी चाहिए, या चीन के साथ हमारे जो राजनयिक संबंध हों, हमारे जो सामरिक संबंध हों, या हमारे जो अन्य प्रकार के द्वैत संबंध हों, वो किस प्रकार के हों, इसके प्रति नेहरू की कुछ अलग धारणाएं थीं। वस्तुतः वो चीन को अपना मित्र बनाकर एशिया को एक नवीन पहचान देना चाहते थे। एशिया जो कि कॉलोनी के जमाने में एक बहुत बड़ा शोषण का केंद्र था। अगर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का सबसे नकारात्मक अगर प्रभाव था तो एशिया के भीतर ही था। अफ्रीका के भीतर भी इसके नकारात्मक प्रभाव को आप देख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ एशिया महादेश के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं।
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऐसी मंशा थी, ऐसी धारणा थी कि वो एक ऐसे एशिया की स्थापना करना चाहते थे जो विश्व में अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज कर सके। तो इसीलिए चीन के सदा सहायता को प्राप्त करने के लिए, चीन के मित्रता को प्राप्त करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के जेहन में, उनके हृदय में चीन के प्रति एक विशेष अनुराग था। चीन के प्रति जो उनका यह विशेषीकृत अनुराग जो था, वही नेहरू के लिए एक बहुत बड़ा दंश साबित हुआ। और आपने इस चीज को देखा कि कैसे धोखे के शिकार नेहरू हुए और कैसे 1962 ईस्वी में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो फिर इस बात को आप जाने दीजिए, फिर अपनी बात हम उसी बिंदु पर जाना चाहते थे कि चीन के प्रति चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू अधिक सदा सहायता के प्रदर्शन कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ कि 1949 ईस्वी में जब साम्यवादी चीन का निर्माण हुआ, तो इस चीनी क्रांति का, चीन में जो साम्यवादी क्रांति चल रही थी, इस क्रांति का भारत ने एक तरफा समर्थन किया। याद रखिएगा कि माओ सेतुंग के नेतृत्व में जो चीन के भीतर जो साम्यवादी आंदोलन चल रहे थे, उस आंदोलन का भारत ने क्या किया, समर्थन किया, एक पक्षी समर्थन किया। फिर आप देखेंगे कि 1954 ईस्वी में चीन के साथ भारत ने एक समझौता किया। यद्यपि हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, लेकिन यहाँ एक बात और आप जानिए कि चीन, ये पंचशील समझौता जो था, यह एक्चुअली द्विपक्षीय समझौता नहीं था, बल्कि यह एक त्रिपक्षीय समझौता था। और इसके एक पक्षकार जो थे, इसके एक पक्षकार म्यांमार भी थे, जिसको कि आप बर्मा भी कहते हैं। तो बर्मा यानी कि म्यांमार जो था, वह भी इसका एक पक्षकार था। आप देखिएगा कि 1954 ईस्वी में, या 1954 ईस्वी से लेकर के 1962 ईस्वी के बीच की जो अवधि है, या 62 उसको नहीं कह लीजिए, उसको आप 59 कह लीजिए, 59 कह लीजिए, कि ये 1954 ईस्वी से 1959 ईस्वी का जो ये पीरियड है, ये 5 साल का जो पीरियड है, इसको भारत और चीन के बीच हनीमून रिलेशंस कहे जाते हैं। इसी बीच में हम देखते हैं कि तिब्बत का जो प्रश्न है वो गरमा जाता है। वहाँ दलाई लामा जो है, दलाई लामा तिब्बत के मुक्ति के लिए, या चीन के जो तिब्बत के भीतर जो वर्चस्व हैं, जो वर्चस्व दिन प्रतिदिन क्रूर होते जा रहे हैं, उनका दलाई लामा के द्वारा विरोध किया जाता है। और दलाई लामा भारत आते हैं और भारत उनको क्या देता है, शरण दे देता है। दलाई लामा को भारत में शरण मिलना, या शरणार्थी के रूप में दलाई लामा को भारत के द्वारा स्वीकार किया जाना, यह चीन के लिए बड़ी खटकने वाली बात थी। अब देखिए कि यहीं से इस दोनों देश के बीच के जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों में दरार आ जाते हैं। तो वस्तुतः इस प्रश्न में हम लोगों को ये देखना है कि आखिर 2-3 तरह से, 2-3 एंगल से इसको हमको देखना है या देखना चाहिए। सबसे पहला कि चीन और भारत के बीच विवाद क्यों है, चीन और भारत के बीच विवाद के मुद्दे क्या हैं। तो जब आप चीन और भारत के बीच विवाद के मुद्दे का अगर आप परीक्षण करें, तो आप पाएंगे
कि चीन और भारत के बीच विवाद के अनेक मुद्दे हैं, लेकिन इन दोनों राष्ट्रों के बीच जो विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है वह मुद्दा है सीमा विवाद। चीन और भारत के बीच प्राकृतिक सीमाएं हैं। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच आप रेड क्लिफ लाइन को देखते हैं, उस तरह का कोई भी लाइन जो है भारत और चीन के बीच नहीं है, जिसको आप अभी एलएसी के नाम से जानते हैं। हमारे पास अगर बोर्ड की व्यवस्था रहती यहाँ, तो मैं आपको बोर्ड पर बखूबी इसे बेहतर ढंग से समझा पाता, लेकिन मैं यहाँ बोल करके ही आपको समझाना चाह रहा हूं कि भारत और चीन के बीच जो है वो कोई व्यवस्थित सीमा नहीं है, बल्कि वो प्राकृतिक सीमा है। और अगर आप भारत और चीन के बीच जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं के निर्धारण के इतिहास को अगर आप देखें, तो सबसे पहले आप देखिए कि भारत और चीन के बीच आपको सीमा रेखा का जो निर्धारण किया गया, सबसे पहली जो सीमा रेखा थी मैकमोहन रेखा के बाद, उसको हम लोग कहते हैं जॉनसन लाइन। उसका नाम है जॉनसन लाइन या जॉनसन रेखा। ये जॉनसन महोदय के नेतृत्व में सीमांकन के ये कार्य किए गए थे। इस जॉनसन रेखा को भारत अपनी मान्यता देता है। यह जो जॉनसन रेखा है, यह जॉनसन रेखा 1866 ईस्वी में इस जॉनसन रेखा को कल्पित किया गया था। और इस जॉनसन रेखा में अक्साई चीन के क्षेत्र को जम्मू कश्मीर का हिस्सा माना गया है। गौर कीजिए इसको कि जॉनसन ने अक्साई चीन को जम्मू कश्मीर का क्षेत्र माना। चीन को इस पर भारी आपत्ति हुई। चीन ने इस रेखा को कभी भी स्वीकार नहीं किया, वह जॉनसन रेखा को मान्यता नहीं देता है। फिर आप देखिएगा कि एक और आपको आ जाते हैं 1899 ईस्वी की ये बात है। और 1899 ईस्वी में एक और वहाँ सीमांकन के लिए एक कमेटी बनती है, जिसको हम बोलते हैं मैकार्टने मैकडोनाल्ड रेखा। मैकार्टने मैकडोनाल्ड रेखा, यह रेखा जो क्रिएट हुआ था वो 1899 ईस्वी में ये रेखा क्रिएट हुआ था। और मैकार्टने मैकडोनाल्ड रेखा जो है, यह अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। और अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग है, उस तवांग को भी वह चीन का हिस्सा मानता है। मैकार्टने मैकडोनाल्ड की जो ये रेखा है, इस रेखा को चीन मान्यता प्रदान करता है। जॉनसन रेखा को चीन मान्यता प्रदान नहीं करती हैं, इसलिए कि वह भारत के पक्ष में है, चूंकि अक्साई चीन को कश्मीर का हिस्सा माना गया है। और मैकार्टने मैकडोनाल्ड क्या करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश को वो क्या कहते हैं, तो वो दक्षिण तिब्बत का हिस्सा कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश का ये बड़ा बौद्धिस्ट प्लेस है, यहाँ बौद्धों के मॉन्क हैं यहाँ तवांग में। तो तवांग को भी वो किसका हिस्सा मानता है, तो वो अरुणाचल का हिस्सा नहीं मानता है, बल्कि वो उसको तिब्बत का हिस्सा मानता है। फिर आप देखिएगा कि इसके बीच जो है आपको ये कोई भी रेखा स्टैंड नहीं कर पाए। वहाँ LAC है, जिसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि भारत और चीन के बीच कोई वास्तविक सीमा रेखा नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक सीमा रेखा है। जो काल्पनिक सीमा रेखा क्या कहलाते हैं, तो LAC कहलाते हैं। और ये LAC जो है, LAC को चीन अपने हिसाब किताब से परिभाषित करता रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत चीन के साथ यह है कि वो LAC के वास्तविक स्थिति को कभी स्वीकार करना ही नहीं चाहता है। वह सदैव इस रेखा का अपने मन से
अपने हिसाब से या अपनी परिस्थिति के अनुरूप वह इस रेखा के फिजिकल स्टेटस को बाएं दाएं करते रहता है। अब प्रश्न है कि वर्तमान में जो आप भारत और चीन के जो ये संबंध देख रहे हैं, या भारत और चीन के संबंधों का जो ये संकट है, ये इस कोविड-19 महामारी के बीच ऐसा क्यों है, इसके ऊपर भी हम लोग जाएंगे। लेकिन थोड़े से चीन जैसे देश के मन स्थिति को जब तक आप नहीं समझेंगे, उनके लक्ष्य और उद्देश्य को अगर आप नहीं समझेंगे, तो वस्तुतः अन्य राष्ट्रों के प्रति जो उनकी नीतियां हैं, उन नीतियों को भी आप बखूबी नहीं समझ पाएंगे। मैं यहां भारत चीन रिश्ते को ऐतिहासिक तौर पर बताने से पहले मैं यहां चीन के उस 3 राष्ट्रपति का नाम भी लेना चाहूंगा जिन राष्ट्रपतियों ने चीन का कायाकल्प करने का प्रयास किया। तो देखिए कि चीन के जो ये 3 राष्ट्रपति हैं, उनमें पहला राष्ट्रपति हो गए आपको माओ सेतुंग, जिसको सोशलिस्टिक पैटर्न पर वो पावर को फ्लो करके, यानी कि फ्लोइंग ऑफ पावर, जो फ्लोइंग ऑफ पावर में विश्वास करते थे, और यही वो माओ सेतुंग हैं जिनका कहना था कि ये सत्ता जो होती है या सरकारें जो होती हैं वो तो बंदूक के नलियों से निकलती हैं। तो फिर किस तरह से माओ सेतुंग का जो दृष्टिकोण था या माओ सेतुंग का जो परिप्रेक्ष्य था, वो एक अलग तरीके का परिप्रेक्ष्य था, एक अलग तरह के सोच से चीन बंधा हुआ था। ये अब इस तरह की सोच चीन नहीं रखता है। फिर दूसरे चीन के जो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कि चीन का कायाकल्प किया है, उस राष्ट्रपति का नाम है तेंग जियोपिंग। हमने नाम बताया तेंग जियोपिंग। अब देखिए, यही तेंग जियोपिंग चीन के वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कि साम्यवादी समाजवादी चीन का कायाकल्प कर दिया। उन्होंने साम्यवाद के पल्लू को झाड़ दिया, और साम्यवाद के पल्लू को झाड़ते हुए इन्होंने कहा, अब इनका नजरिया देखिए कि एक कम्युनिस्ट चीन का नजरिया अब कैसे बदलता है। वो कहते हैं कि बिल्ली काली हो या बिल्ली उजली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वह बिल्ली ऐसी हो जिसको चूहे पकड़ना आता हो। यही वो राष्ट्रपति हैं, चीन के राष्ट्रपति हैं जो समाजवादी चीन को पूंजीवाद की ओर ले जा रहा है। एक बंद अर्थव्यवस्था के समर्थक देश को एक मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश ये राष्ट्रपति चीन को बना रहा है। और आपको जान करके ये हैरत नहीं होनी चाहिए कि भारत से 21 साल पहले चीन में उदारीकरण का दौर आया। चीन ने वैश्वीकरण की अवधारणाओं को 1970 ईस्वी के दशक में ही स्वीकार कर लिया, और उसके बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय लाभों को उन्होंने प्राप्त किया। और 1970 ईस्वी के बाद चीन अपना द्रुत गति से आर्थिक विकास किया। फिर देखिए, जो तीसरे जो राष्ट्रपति, जिस राष्ट्रपति का हम जिक्र करना चाहेंगे चीन के इतिहास के भीतर, वो राष्ट्रपति चीन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है शी जिनपिंग।
अब ये शी जिनपिंग के स्थिति को आप देखिए, ये अपने मन में इन बातों को ठान रखा है कि हमें एक ऐसा चीन बनाना है जो चीन विश्व में एकल पावर रहे, विश्व की एकल शक्ति। चीन को विश्व की एकल शक्ति बनाना इस शी जिनपिंग का उद्देश्य है। और आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने चीन के संविधान में अमेंडमेंट करवा लिया है और आगे के 30 वर्षों के लिए वो अब चीन के राष्ट्रपति हो गए हैं। इस 30 वर्ष में चीन जैसे देश का यह मिशन है कि कैसे अमेरिका, जो अभी विश्व की महाशक्ति कहलाती हैं, उनको कैसे धक्के देकर के बाहर कर दिए जाएं और उस स्थान को प्राप्त कर लिए जाएं। यही इनका मिशन है, यही इनका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आज जो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीन की जो स्थितियों को आप देखते हैं या चीन की जो चहलकदमियां देखते हैं, चाहे आप दक्षिण एशिया के भीतर देखें, फिर सेंट्रल एशिया के भीतर देखें या दक्षिण पूर्व एशिया में देखें, फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में उनकी मौजूदगी को देखें, उनके बढ़त को देखें, तो निश्चित रूप से ये सारी की सारी जो उनकी जो ये क्रियाविधियां हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि एक सबल चीन का निर्माण करना, चीन को सबल बना देना। अब आइए कि चीन को सबल बनाने के क्रम में अभी ये कोविड-19 के बीच चीन के द्वारा जो गलवान घाटी के क्षेत्र में या फिर आप उसको लद्दाख के क्षेत्र में कहिए कि चीन की जो ये गतिविधियां बढ़ी हैं, इन गतिविधियों के आखिर निहितार्थ क्या हैं, इनके उद्देश्य क्या हैं। अगर इनके निहितार्थ और उद्देश्य की अगर आप परख करें तो मोटे तौर पर आप इन बीचों में बड़े सेंसिटिव प्लेस के रूप में गलवान घाटी, पैगांग त्सो झील, डेमचो, हॉट स्प्रिंग, नाथुला, ये ऐसे प्लेस हैं जिन जगहों पर चीन की सक्रियता देखी जा रही है। और इससे पहले अगर आप इस अंतर्राष्ट्रीय पहचान के पीछे जो चीन की जो मंशा है या उनकी जो कार्य प्रणालियां विगत वर्षों में जो रही हैं, तो अगर आप भारत के रेफरेंस में अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि चीन का पहला मिशन था वन बेल्ट वन रोड। ये वन बेल्ट वन रोड जो इनका मिशन है, इसका उद्देश्य है एशिया, अफ्रीका और यूरोप को एक रोडवेज से इसको जोड़ देना। आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने भारत को ऑफर किया था, लेकिन भारत उसके इस कार्यक्रम का सहभागी नहीं बना। उसके पीछे जो सबसे बड़े जो कारण हैं, वो कारण यह था कि आपको ये जो रोडवे जो इनका कार्यक्रम है, ये पाक अधिकृत कश्मीर से भी ये गुजर रहा था। और चूंकि पाक अधिकृत कश्मीर को तो भारत मान्यता देता ही नहीं है, तो चूंकि ये रोडवेज जो थी, ये रोडवेज 12,000 किलोमीटर की परियोजना है, जिसमें 3,000 किलोमीटर जो ये रोड है वो आपको पीओके के भीतर है, पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर है। तो चूंकि वह सड़क जो थी, वह सड़क बिना भारत से सलाह मशविरा किए हुए, सिर्फ पाकिस्तान के सलाह मशविरा से इस रोड
की जो योजना थी, या वन वन बेल्ट वन रोड की जो उनकी ये योजना थी, उसमें उन्होंने प्रत्यक्षतः पाकिस्तान को शामिल कर लिया, इसलिए भारत उनके इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। फिर आप देखेंगे कि भारत को कमजोर करने के लिए चीन के द्वारा अनेकों कदम उठाए गए हैं। चीन ने अनेक कदम उठाए हैं। उनके कदम में अगर आप अगला कदम को देखिए तो है आपको चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है, ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी पीओके से गुजरता है। इसको लेकर के भी आपको कहीं ना कहीं भारत को सदैव चीन के प्रति संदेह होता रहता है। फिर आप यह भी देखिए कि आज समुद्र के भीतर भारत को कमजोर बनाने के लिए वो एक पॉलिसी अपनाए हुए है। चीन की एक पॉलिसी है